और इन हैंड सैलरी निकालने से पहले मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सिंपल फंडा बताता हूं कि जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना कम आपका टैक्सेबल इनकम बनेगा, उतना कम आप टैक्स भरोगे और उतनी ही ज्यादा आपकी इन हैंड सैलरी भी बनेगी। इंक्रीज योर बेसिक सैलरी एज मच एज पॉसिबल। मान लो कि आपके पास किसी कंपनी से 18 LPA का ऑफर लेटर आ जाता है, लेकिन ऑफर लेटर आने के बाद आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इससे मैं इन हैंड सैलरी किस तरह से निकाल सकता हूं। तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाई गई है। इस वीडियो को जब आप एंड तक देखोगे तो आप सब लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि आपकी इन हैंड सैलरी इतने पैकेज पे कितनी होगी। तो इस वीडियो में मैंने एक डमी स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ है। जब आप अपनी वैल्यूज इस डमी स्ट्रक्चर में डालकर देखेंगे तो आप अपनी इन हैंड सैलरी एकदम करेक्ट वे में निकाल सकते हो। और इन हैंड सैलरी निकालने से पहले मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उन चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा तो ये आपके लिए बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। तो सबसे पहली चीज होती है यू शुड नो अबाउट योर फिक्स्ड कंपोनेंट। आपके पूरे के पूरे सीटीसी ब्रेकडाउन में आपको पता होनी चाहिए कि आपकी फिक्स सैलरी कितनी होगी, आपकी टोटल ग्रोस सैलरी कितनी होगी। और इसके बारे में अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप अपने एचआर से एक बार इसके बारे में जरूर पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके वेरिएबल कंपोनेंट जो होते हैं वो आपको कब मिलेंगे। कई कंपनीज में ये पर मंथ बेसिस पे मिलते हैं, कई कंपनीज में क्वार्टरली बेसिस मिलते हैं, कई कंपनीज में सेमी ईयरली बेसिस मिलते हैं या फिर कई कंपनी में ईयरली बेसिस मिलते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वेरिएबल कंपोनेंट आपको उस कंपनी में कब मिलेंगे। नहीं पता तो ये चीज भी आप एचआर से डायरेक्टली कंफर्म कीजिएगा। तीसरा पॉइंट होता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आप उस साल के दौरान कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक सिंपल फंडा बताता हूं कि जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना कम आपका टैक्सेबल इनकम बनेगा, उतना कम आप टैक्स भरोगे और उतनी ही ज्यादा आपकी इन हैंड सैलरी भी बनेगी। सिमिलरली जितनी आप कम इन्वेस्टमेंट शो करोगे उतना ही ज्यादा आपका टैक्सेबल इनकम बनेगा, उतना ही ज्यादा आपका टैक्स भी कटा करेगा और उतनी ही कम आपकी इन हैंड सैलरी भी बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक साल के दौरान आप कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि फिक्स हर कोई करता ही करता है। ये तो मतलब ऐसे लगा लो कि डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट ही होती है हर किसी की, कि हर कोई ये चीज तो डेफिनेटली कर ही लेता है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ इन्वेस्टमेंट होती हैं जिनको मैं अभी इस वीडियो में कवर अप नहीं कर रहा, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग वो इन्वेस्टमेंट को अवेल नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर आपका सैलरी पैकेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं, तो आपको उनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट होता है पीएफ डिडक्शन। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि उनके सीटीसी में पीएफ तो मेंशन किया होता है तो सिर्फ उतना ही डिडक्ट होता है। बिल्कुल भी नहीं। वो जो पीएफ आपका मेंशन किया होता है वो सिर्फ एक पार्टी का ही किया होता है, यानी कि पीएफ फ्रॉम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। वो जो पीएफ आपका शो होता है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का होता है, यानी कि कंपनी कितना पीएफ देगी उतना ही पीएफ आपका भी कटेगा, आपका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जितनी भी आपकी इन हैंड सैलरी पर मंथ के हिसाब से बनेगी उसमें पीएफ भी डिडक्ट होगा पर मंथली बेसिस। फिफ्थ पॉइंट होता है इंक्रीज योर बेसिक सैलरी एज मच एज पॉसिबल। जितनी ज्यादा आपकी बेसिक सैलरी होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। जब आप किसी भी कंपनी में स्विच करते हो तो हमेशा आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा कंसीडर की जाती है, क्योंकि वेरिएबल कंपोनेंट इतने ज्यादा कंसीडर नहीं किए जाते। बेसिक सैलरी अगर आपकी ज्यादा हो तो उसी हिसाब से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और आपको टैक्स में रिबेट भी ज्यादा मिल जाती है। तो हमेशा ये चीज का ट्राई कीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा से ज्यादा हो। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अब बात करते हैं कि आप अपनी इन हैंड सैलरी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो कि आपके पास 18 LPA का ऑफर लेटर आ जाता है, जिसकी अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे तो वो काफी ज्यादा सिमिलर देखेगी इस ब्रेकडाउन के साथ। जब आप इसमें अपनी वैल्यूज डालेंगे तो एकदम एक्यूरेट आपको मिल जाएगी कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी है। सबसे पहले ये जो मैंने ग्रीन बैकग्राउंड में ये जो वैल्यूज डाली ये आपके फिक्स कंपोनेंट में इंक्लूड होते हैं। उसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी एक फिक्स सैलरी निकलती है जो कि आपको डेफिनेटली मिलती है। उसके बाद होता है वेरिएबल पे। वेरिएबल पे कई कंपनी में 5%, 7%, 8%, 10% होता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो उसको जब आप ऐड करोगे तो आपका एक टोटल ग्रोस सैलरी निकलकर आ जाती है। उसके बाद जो बाकी कंपोनेंट होते हैं पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी और हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपको पर मंथली बेसिस नहीं मिलते। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं टैक्सेबल इनकम के बारे में। टैक्सेबल इनकम ही होती है जितना आपका टैक्स लगता है वो सारा का सारा टैक्सेबल इनकम पर ही लगता है, ना कि आपके सीटीसी पे। तो अब बात करते हैं टैक्सेबल इनकम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपकी जो ग्रोस सैलरी होती है
उसमें से आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होती है उसको डिडक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट शो की हैं जो कि हर कोई अवेल कर ही लेता है, जैसे कि HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ATC, ATCCD, ATD, ये सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि हर कोई कर ही लेता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आप और भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका ही टैक्स कम होगा और आपकी ही इन हैंड सैलरी ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये कम लग रही है तो आप इसके अलावा भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ यही चीज लेकर चल रहा हूं क्योंकि जनरली लोग यही चीज करवाते हैं। पहले मैं आपको इसी चीज की एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी टैक्सेबल इनकम किसी पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकल रहा हो, मान लो कि अगर 5 लाख है, 5 लाख से थोड़ा निकल जैसे 25,000 50,000 ऐड हो रहे हैं, या फिर 10 लाख के केस में अगर 25,000 50,000 ऐड हो रहे हैं, तो आप कुछ और भी इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा ताकि आप ये भी अवेल कर सको। क्योंकि 10 लाख से अगर आपका कंपोनेंट ऊपर चला गया तो आप नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाओगे, तो ये आपको लॉस रहेगा। इस केस में मैं यही चीज कंसीडर करके चल रहा हूं कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 10 लाख से ऊपर चला गया है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको टैक्स स्लैब के बारे में पता होना चाहिए। 2.5 लाख से नीचे आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच आपको 5% का टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच आपको 20% का टैक्स लगता है। देन उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स दिया जाता है। बात करते हैं कि आप इसमें अपने इनकम टैक्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं 2.5 लाख से नीचे वाले की, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा केस है 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच, तो उसमें आपको 5% देना पड़ता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 12,500 का कंपोनेंट आ जाएगा। उसके बाद 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच जितना भी आपका अमाउंट बनता है उसका आपको 20% कट जाता है। तो इस केस में आपका 1 लाख रुपए कट जाएगा। उसके बाद 10 लाख से ऊपर जितना भी कंपोनेंट होता है उसके ऊपर 30% का डिडक्शन हो जाता है। तो इस केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 15,000 के अराउंड होगा। अब इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल इनकम टैक्स आया है वो होगा 1,27,500 रुपीज। तो ये आपका साल के अराउंड कट जाएगा। हम बात करते हैं कि आप इसी में ही अपनी इन हैंड सैलरी किस तरह से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास जो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है, इस केस में 15 लाख का कंपोनेंट, उसमें से आपका इनकम टैक्स भी डिडक्ट होगा और उसी में से आपका पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी डिडक्ट होगा। कई केसेस में प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं उनको कंसीडर नहीं कर रहा। उसके बाद जब आप इन्हीं सब चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो इन हैंड सैलरी आएगी, यानी कि पर मंथ बेसिस पे सैलरी आएगी, वो होगी 1,06,875 रुपीज। इसी के ही अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। लेकिन कई कंपनीज में क्या होता है कि आपको वेरिएबल कंपोनेंट भी पर मंथ बेसिस पे मिल जाते हैं, तो उस केस में आपकी सैलरी बढ़ के 1,19,375 रुपीज आ जाएगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं।